जी बेटा, तो बॉयज लॉ हम कर चुके हैं और आज हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा बेटा चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ को अब हम डिटेल में समझते हैं कि चार्ल्स लॉ क्या है, कैसा है, क्यों। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है? अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और हमें पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर कांस्टेंट होता है k और v अपॉन t इज इक्वल टू k। ठीक है, ये स्टेटमेंट बनती है। अभी इन बातों पर आ जाते हैं, इसको समझ लेते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? पहले इस चीज को समझते हैं। देखो, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक कंटेनर है मेरे पास, इस कंटेनर में एक पिस्टन लगा हुआ है और ये सिरिंज की तरह का पिस्टन है, यानी कि ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है। इस कंटेनर में यहाँ गैस है। अच्छा, इस गैस का वॉल्यूम है, फॉर इंस्टेंस इस गैस का वॉल्यूम है हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इस गैस ने अभी जो जगह घेरी हुई है वो कितनी है बेटा? वो 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं इस गैस का टेम्परेचर है, फॉर इंस्टेंस XYZ कोई भी टेम्परेचर है, लाइक मैं ले लेता हूँ 40 डिग्री सेल्सियस। अब मैं क्या करूं, मैं इस गैस के चेंबर को हीट करूं। हीट करने के बाद क्या होगा, वही गैस चेंबर, इसमें क्या होगा, ये जो पिस्टन होगा ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा और इसका वॉल्यूम 100 से बढ़कर कुछ भी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बस इतना याद रखना, 100 से बढ़ जाएगा, बढ़कर वो कुछ भी हो सकता है। मान लिया 200 हो गया। जब हीट किया तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी बढ़ा होगा, मान लेते हैं टेम्परेचर 60 हो। तो ये जो लॉ है चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ये बताता है आपको कि जब हम किसी गैस को हीट करते हैं तो वो फैल जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। आपने मैट्रिक फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ा था हीट का पिछले साल, और उस चैप्टर में भी एक टॉपिक था थर्मल एक्सपेंशन का, जिसमें सॉलिड्स के बारे में हमने बात की थी कि सॉलिड्स को जब हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है। बेटा सिर्फ सॉलिड ही नहीं, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, जब हम उसे हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है। ठीक है, सॉलिड हो या लिक्विड हो, जब हम उसे हीट करेंगे तो वो एक्सपेंड करेगा। ओके, बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक। अच्छा, अब चले, ये एक्सपेंशन हो गई, वॉल्यूम की वजह से, हीट करने की वजह से फैला। सवाल ये है कि सर इसको हीट कर रहे हैं तो हीट करने से ये गैस क्यों एक्सपेंड कर रही है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि गैस एक्सपेंड कर रही है? देखो, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर एक पॉइंट था कि किसी भी गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसके टेम्परेचर से, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये पॉइंट, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि अगर मैं किसी चीज का एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या आम लफ्जों में कह लो टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और उसकी काइनेटिक एनर्जी की के बढ़ने की वजह से वॉल्यूम बढ़ता है। कैसे?
देखो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी की फॉर्म होती है कि जिसकी वजह से कोई चीज मूव करती है। आप या मैं या इस दुनिया की कोई भी चीज अगर मूव कर रही है, इट इज बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी कि उस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी है तो वो मूव कर रही है। अगर उस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती तो वो मूव भी नहीं करती। ठीक है, बॉडी में काइनेटिक एनर्जी है तभी वो मूव कर रही है, अगर उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती तो वो मूव भी नहीं करती। अब जब मैं इन गैस मॉलिक्यूल्स को हीट करता हूं तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स पहले ही मूव कर रहे हैं, पहले से इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी और मूव भी कर रहे हैं। लेकिन जब मैं इनको हीट कर रहा हूं तो मैं इनको और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं और ज्यादा एनर्जी दे रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा दे रहा हूं। अब कोई ये ना बोले कि सर आप हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो सुन लो, मैं हीट एनर्जी दे रहा हूं, लेकिन ये जो हीट एनर्जी दे रहा हूं ये हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद करो मैट्रिक वाला, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एनर्जी आप क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं करते, बल्कि एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं या मैटर खुद कर लेता है। यहाँ पर जब हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये मैटर यानी कि जो गैस है ये अपनी इस एनर्जी को ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब जब मैंने इसको हीट दी, काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हुआ। अब इस काइनेटिक एनर्जी में इजाफे की वजह से क्या होगा, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स इस चेंबर के अंदर होंगे, ये गैस के मॉलिक्यूल्स और भी ज्यादा स्पीडी तरीके से, बहुत तेजी से मूव करने लग जाएंगे। जब ये बहुत स्पीड से मूव करेंगे तो स्पीड से मूव करने की वजह से क्या होगा, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे ये इस पिस्टन के से भी टकराएंगे। पहले भी पिस्टन से टकरा रहे थे, अब पिस्टन से टकराएंगे तो अब ज्यादा फोर्स से टकराएंगे। पहले 100 न्यूटन की फोर्स से टकरा रहे थे तो अब 1000 न्यूटन की फोर्स से टकराएंगे, क्योंकि मैंने एनर्जी दे दी है। अब जब ये ज्यादा फोर्स से टकराएंगे तो टकराने पर ये पिस्टन को मजबूर करेंगे कि ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाए। जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा तो लाजमी सी बात है कि यहाँ पर खाली जगह क्रिएट होगी, और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपको पता है कि उनको खाली जगह मिलने की देरी होती है, वो तो फैल जाते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पूरे में फैल जाएंगे। तो इस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। बात समझ में आई बेटा, लॉ समझ में आया? जी सर। कोई सवाल या कंफ्यूजन या परेशानी Yes, किसी को? नो सर। नो सर। नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जरा ये जो आपने सर ये मैथमेटिकल वाली पंचायत की है, ये क्या की है सर, ये समझ नहीं आया। अब नहीं, इससे पहले मैं जरा ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर समझा दूं, थोड़ा सा इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर को समझा देता हूँ, फिर इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर आता हूँ। ये सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है बेटा? देखो हमारे पास ना टेम्परेचर के 3 स्केल्स होते हैं। एक कहलाता है हमारे पास सेल्सियस स्केल, एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल, और एक होता है केल्विन स्केल। मेरा जहां तक ख्याल है आपने ये दो स्केल्स के बारे में तो सुना हुआ होगा कम से कम, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। केल्विन के बारे में शायद आपने इतना सुना नहीं होगा। एम आई राइट? किसी ने सुना है तो कुछ शेयर करें। सर तीनों के बारे में पढ़ा था। पढ़ा हुआ है, चलिए वेरी गुड। अगर तीनों के बारे में पढ़ा है तो ये जो केल्विन स्केल होता है ना बेटा, ये केल्विन स्केल जो होता है, ये केल्विन स्केल बेसिकली एब्सोल्यूट स्केल कहलाता है। और इस स्केल में जो टेम्परेचर नापा जाता है उसे कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, अब कंफ्यूजन यहाँ पर ये है कि सर देखें, हीट करने से किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है आपने सब समझा दिया। हीट करने से टेम्परेचर बढ़ता है, ये भी समझ में आता है सर। तो व्हाई नॉट सेल्सियस स्केल, व्हाई नॉट फ़ारेनहाइट स्केल, व्हाई नॉट ओनली केल्विन स्केल? आप केल्विन स्केल की क्यों बात कर रहे हैं? तो अब इस लॉ की जरा कुछ कहानी के पीछे चलते हैं, बिहाइंड द सीन्स। चार्ल्स अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ, अपने कुछ दोस्तों के, अपने शागिर्द साइंटिस्ट के साथ इस फैक्टर पे काम कर रहा था। उसने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो गैसेस होती हैं, जब हम गैस को हीट करते हैं तो वो गैस एक्सपेंड करती है,
चार्ल्स ने ये देखा, ठीक है, जब जो गैसेस हैं वो एक्सपेंड कर रही है हीट करने पर, ओके। अब प्रॉब्लम ये थी कि वॉल्यूम का एक्सपेंशन टेम्परेचर के साथ बनाया कैसे जाए, मतलब एक रिलेशन बनाते हैं ना, जैसे हम कहते हैं मिसाल के तौर पे यार 1 कप चाय में 1 चम्मच चीनी डालो। अब चाय जो है सर वो 2 कप है, अब क्या करें भाई, 2 चम्मच चीनी डाल दो। रिलेशन बना हुआ है ना, 1 कप में 1 चम्मच तो 2 कप में 2 चम्मच। फिर अगर अब एक रिलेशन बन गया 1 कप का 1 चम्मच, अब मैं आपसे पूछूं बताओ 100 कप है, कितने चम्मच चीनी डालोगे? 100 चम्मच। एक रिलेशन सा बन गया है भाई, सर 1 चम्मच से 1 कप है, 100 कप होंगे 100 चम्मच, 1000 कप होंगे 1000 चम्मच। मतलब आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, आपको कैलकुलेट करना आ जाएगा किसी चीज को। अब यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का रिलेशन बनाना जरूरी था कि ठीक है वॉल्यूम टेम्परेचर हम किसी चीज का बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, बट कितना टेम्परेचर बढ़ाएं तो कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, ये रिलेशन नहीं मिल रहा था। मतलब ऐसा हो रहा था जैसे मिसाल के तौर पे इसका वॉल्यूम है 100, मैंने 40 से टेम्परेचर 60 किया, टेम्परेचर कितना बढ़ाया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम कितना बढ़ गया 100 से 200 हो गया, डबल हो गया। ये रिलेशन तो नहीं है भाई। रिलेशन ऐसा होता कि सर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 40 से आपने 80 किया यानी कि टेम्परेचर आपने डबल किया, तो सर वॉल्यूम भी डबल हो गया। बात समझ रहे हो मेरी? ये रिलेशन वाली बात समझ में आ रही है? जी सर। बाकियों की क्या माइक वाइक खराब है क्या? 1-2 की आवाज आ रही है मुझे, बाकी सो रहे हैं या माइक वाइक खराब है, क्या मसला है? जवाब जरा सब दिया करो माइक पे, मतलब कोई बोलने में कोई शर्म महसूस तो नहीं हो रही होगी आप लोगों को मेरे ख्याल से, और ना मैं किसी को जलील कर रहा हूँ। नहीं बोलोगे तो रोजाना जलील होगे, बोलते रहोगे तो इज्जत तुम लोग के अपने हाथ में रहेगी। ठीक हो गया भाई? तो टेम्परेचर यहाँ देख रहे हो कि सेंटीग्रेड से मैंने 20 डिग्री बढ़ाया, मैंने डबल नहीं किया, लेकिन वॉल्यूम डबल हो गया। अब ये कोई रिलेशन तो हुआ नहीं, हमें तो कोई रिलेशन चाहिए होता है ना, ये रिलेशन तो नहीं है सर कोई। मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये रिलेशन नहीं है कोई, हमें तो रिलेशन चाहिए। अब क्या करें, है ना? फिर इस चीज के ऊपर काम करते रहे साइंटिस्ट चार्ल्स और उसके असिस्टेंट्स। चार्ल्स साहब मर गए, इस चीज के ऊपर काम करते करते बेचारे मर गए। मरने के बाद एक और साइंटिस्ट था जो चार्ल्स की लैब का नहीं था, कहीं और का था, उसने अपना एक टेम्परेचर स्केल पेश किया। उस साइंटिस्ट का नाम था केल्विन। उसने अपना एक टेम्परेचर स्केल बनाया, उस साइंटिस्ट का नाम था केल्विन, और उसने उस टेम्परेचर स्केल को नाम दिया केल्विन स्केल। अब चार्ल्स के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट को, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है गैस का, इस कॉन्सेप्ट को केल्विन स्केल की मदद से करके देखा। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट वो कर चुके थे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। केल्विन पे करके देखा तो एक्सेप्शनल रिजल्ट। क्या एक्सेप्शनल रिजल्ट? मिसाल के तौर पे अगर केल्विन में टेम्परेचर 50 है तो केल्विन का टेम्परेचर जैसे ही 100 किया यानी कि डबल किया, ठीक है, केल्विन का टेम्परेचर जैसे ही डबल किया यानी कि 50 से क्या किया 100 किया, वैसे ही वॉल्यूम 100 से डबल होकर 200 हो गया। यानी कि यहाँ पर रिलेशन सही आ गया, टेम्परेचर डबल किया वॉल्यूम डबल हो गया। टेम्परेचर अब 50 से कम करके आधा कर देता, 50 से 25 कर देता, तो ये वॉल्यूम 100 था, इसका आधा हो जाता है, यानी 100 का 50 हो जाता है। तो इसलिए इस लॉ को बनाया गया है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, बिकॉज वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि जितना एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा। कोई और टेम्परेचर स्केल यहाँ पर इसलिए कंसीडर नहीं करते। रीजन समझ में आ गया? अच्छा, यही वजह है कि जब न्यूमेरिकल्स करते हैं ना हम इस टॉपिक के या चैप्टर 2 के जो हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, उन न्यूमेरिकल्स में भी इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि टेम्परेचर केल्विन स्केल में हो, क्योंकि अगर टेम्परेचर केल्विन स्केल में नहीं होगा तो न्यूमेरिकल का आंसर आपका गलत आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि केल्विन स्केल क्यों जरूरी है और ये लॉ केल्विन स्केल पर क्यों है, या एमसीक्यू या न्यूमेरिकल्स के अंदर केल्विन स्केल को क्यों शामिल किया जाता है? जी सर। यस सर। कोई सवाल या कंफ्यूजन इस बात में? यस सर, समझ में आ गया। वेरी गुड। कोई सवाल या कंफ्यूजन किसी को? जी जी पूछिए बेटा हमारा। सर मतलब गैसेस तो अलग अलग उसमें होती होंगी ना, मेरा मतलब है
फिर इससे अलग अलग टेम्परेचर पे उनका वॉल्यूम बढ़ता होगा ना, जैसे कोई गैस किसी टेम्परेचर पे बढ़ी, कोई गैस किसी टेम्परेचर पे, ये सारी एक ही होता है? नहीं बेटा, ये स्टैंडर्ड रिलेशन है, ये सारी गैसेस के लिए। ठीक है? अच्छा ठीक है सर। अच्छा, अब मैं जरा इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझा दूं। एक्सप्रेशन समझ में आ गई कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर ये टी मैं सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में लूंगा तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लगा सकता, क्योंकि हमने देख लिया है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बढ़ता कम जरूर होता है लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाया, कांस्टेंट लगा, कांस्टेंट के है, और मैं पिछले लॉ में भी बता चुका हूं कि के कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 होती है। जिंदगी भर याद रख लो, अपने पल्लू से बांध लो खवातीन, और मर्द हजरात अपनी जेब के अंदर रख लो कि के की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 होती है, 1 के अलावा कुछ नहीं होगी। ठीक है? अगर मैं यहाँ से टी को दूसरी तरफ भेज दूं और के को अलग ले आऊं, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टी, यानी कि किसी सिस्टम में वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टी होगा तो क्या आंसर क्या आएगा? उसका आंसर कांस्टेंट आएगा। ये बात तो हमें यही बता रही है। अब जरा इसी पैरामीटर को जो मैंने यहाँ समझाया है, इसी पैरामीटर पर इस बात को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ये कुछ चीजें रब कर दूंगा इसमें से। जल्दी करो। यस सर। ले लिया सर कर देना। अच्छा देखो, ये सिस्टम वही है अभी भी। ठीक है? ये मेरे पास दो अलग अलग गैस सिलेंडर नहीं है, ये एक ही गैस सिलेंडर है जो आपको दो अलग अलग कंडीशंस में दिखाया जा रहा है। ये वाली कंडीशन 1 है और ये वाली कंडीशन 2 है। ठीक है? अब कंडीशन 1 पर भी ये लॉ अप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो गया? V1 T1। और कंडीशन 2 के लिए भी यही लॉ एप्लीकेबल है, तो क्या हो गया? कंडीशन V2 डिवाइडेड बाय T2। अब चूंकि दो इक्वेशंस है, एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वेशन की एक साइड इक्वल है, दोनों इक्वेशन की एक साइड क्या है? K है। तो कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लो, अगर क्या हो जाएगा? V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2। यानी कि ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है, ये फॉर्मूला कहलाता है चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला, और इसे कहते हैं हम फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेज ऑफ सिस्टम। यानी कि कोई आपके पास एक्सपेरिमेंट चल रहा है और उसमें इनिशियल और फाइनल कंडीशंस के लिए ये फॉर्मूला है। यानी कि जैसे मैं कहूं कि भाई मेरे पास एक पिस्टन है, उसका टेम्परेचर ये है, क्या है वो? T1 हो गया, और उसका वॉल्यूम ये है, क्या है वो? V1 हो गया। अब मैं उसको हीट करता हूं, उसके टेम्परेचर को 50 से बढ़ाकर 100 कर देता हूं। मैंने आपको T2 बता दिया, और मैं पूछूं कि जरा बताओ कि जब मैं ये करूंगा तो V2 कितना होगा? V2 आपने निकाल लिया। या मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास एक सिस्टम है, उसका वॉल्यूम है V1 100, उसका टेम्परेचर है 50, मैंने उसका वॉल्यूम कर दिया 200, यानी क्या बताया मैंने? V2 बता दिया। अब बताओ कितना टेम्परेचर हुआ होगा? तो आपसे क्या पूछ रहा हूँ? T2 पूछ रहा हूँ। तो ये स्टेटमेंट समझ में आई? सेम ऐसी ही स्टेटमेंट हमने बॉयल्स लॉ में भी निकाली थी, याद है बेटा? जी सर। जी सर। गुड। तो अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको ये स्टेटमेंट समझ में आ गई? तो ऐसी बात तो नहीं जो इस स्टेटमेंट में आप लोगों को परेशान कर रही है? नो सर। नहीं सर। नो सर। नो सर। अब आ जाते हैं No, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जल्दी से मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाऊं आप लोगों को। ले लिया सर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा, ये जो है y एक्सिस पर मैं वॉल्यूम ले रहा हूँ, y एक्सिस पर क्या है? वॉल्यूम है। y एक्सिस पर मैंने वॉल्यूम लिया और x एक्सिस पर मैंने टेम्परेचर लिया है।
ठीक है, अब ये पॉइंट आपको पता है 0 होता है, या क्या 100, 200, 300, इस तरीके से यहाँ पर 100, 200, 300, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं चार्ल्स लॉ की बात करूं तो चार्ल्स लॉ ये कहता है कि किसी भी गैस का, सर माइनस का नहीं होगा ये? हाँ सॉरी माइनस नहीं होगा, सही कह रहे हो। चार्ल्स लॉ ये कह रहा है कि भाई किसी भी गैस का टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम करोगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, सही है। अब मान लो मेरे पास एक गैस का सिस्टम है, एक गैस है, एक कंटेनर में गैस भरी हुई है, और इस वक्त इस गैस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, इसको 0 डिग्री सेल्सियस ही लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये है सेल्सियस स्केल, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा एक बात बताओ, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर इस गैस का वॉल्यूम 0 होगा या कुछ होगा? मतलब कुछ भी वॉल्यूम होगा, एक्स कोई वैल्यू होगी या वॉल्यूम होगा ही नहीं? ये सवाल होगा सर, होगा ना वॉल्यूम, ये तो ऑब्वियस सी बात है सर। मरी के अंदर भी सर सीएनजी गैस सिलेंडर वगैरह मिलते हैं सर, तो गैस का वॉल्यूम तो होगा, ठीक है भाई, गैस का वॉल्यूम होगा। यानी कि अगर मैं मान लूं मिसाल के तौर पर गैस का वॉल्यूम, यहाँ पर गैस के वॉल्यूम की वैल्यू 10, 20, 30 इस तरीके से, तो मैं मान लेता हूँ गैस का वॉल्यूम है 30, ठीक है, गैस का वॉल्यूम क्या है 30। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इसका टेम्परेचर मैं बढ़ाऊंगा, तो गैस का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए उसूलन, बताओ। जी सर, बढ़ेगा। चलो गैस का वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ये रहा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, वैसे वैसे गैस का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा, सही है? जी सर, ठीक है, ठीक है सर। यहाँ तक आया, मैं 300 डिग्री सेल्सियस तक मैंने इसको हीट किया, ये ग्राफ यहाँ तक आ गया। अब 300 पे जाने के बाद मैं वापस इसको ठंडा करूँ, जब मैं वापस ठंडा करूंगा तो इसका वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता वापस कम होने लगेगा, कम होते 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 0 पर आ गया, यहाँ पर पहुंच गया वॉल्यूम। अभी भी मैं सांस नहीं लूं, मैं अभी भी इसका वॉल्यूम मजीद कम करूं, और वॉल्यूम कम करूं, मतलब और टेम्परेचर कम करूं, आहिस्ता आहिस्ता इसका टेम्परेचर और कम करूं, करता जाऊंगा। एक वक्त तो ऐसा आएगा कि इतना टेम्परेचर कम कर चुका हूंगा कि इस गैस का वॉल्यूम बिल्कुल 0 हो जाए। ग्राफ के मुताबिक अगर बात करूं कि मैं टेम्परेचर 0 से कम करते हुए 100 पर आ गया, वॉल्यूम और कम हो गया, 100 से -200 पर आ गया, वॉल्यूम और कम हो गया, -200 से और मजीद पीछे की तरफ आया, गैस का वॉल्यूम एक सर्टेन पॉइंट पर आकर 0 हो जाएगा। क्या है, होगा? जल्दी बोलो। नहीं सर, वॉल्यूम खत्म कैसे हो नहीं सकता है? सर, वॉल्यूम नहीं हो सकता ना 0। वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता, बात तो सही कह रहे हैं। इस हिसाब से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से तो हो सकता है, जो थ्योरी में बता रहा हूँ, जो ग्राफ में बता रहा हूँ उसके मुताबिक हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सही है, हो सकता है ना? जी सर, सर, ग्राफ के इसके हिसाब से हो सकता है। साइंटिस्ट ने ऐसा ही एक ग्राफ बनाया चार्ल्स लॉ का। उन्होंने देखा कि किसी भी गैस का भी बहुत सारी गैसेस का बिहेवियर ग्राफ से निकाला। उन्होंने देखा थ्योरेटिकली हर गैस का वॉल्यूम -273.16 डिग्री सेल्सियस में, यहां लिख लेता हूं, -273.16 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आकर 0 हो रहा था। हर गैस का वॉल्यूम इस टेम्परेचर पर थ्योरेटिकली 0 हो रहा था। याद रखना, थ्योरेटिकली होता है, प्रैक्टिकली नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकली किसी भी चीज का वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? बेटा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैटर की डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। अब अगर किसी चीज का वॉल्यूम 0 हो गया तो इसका मतलब वो मैटर ही नहीं रहा। जब मैटर ही नहीं रहा तो कयामत की अलामत नहीं है, पूरी दुनिया खत्म हो गई है। ऐसे तो अगर किसी चीज का वॉल्यूम 0 कर सकते तो ये तो जब दिल चाहे इतना जो कचरा कराची के अंदर है, कराची के कचरे का वॉल्यूम 0 कर दो, खत्म हो जाएगा कचरा, है ना? बड़ा आसान तरीका है। लेकिन वॉल्यूम 0 ही नहीं कर सकते, मसला ही तो यही है सारा, वॉल्यूम 0 नहीं कर सकते, सारा मसला ही सर ये। तो थ्योरेटिकली जिस टेम्परेचर पर गैस का
वॉल्यूम जीरो होता है थ्योरेटिकली, उस टेम्परेचर को कहा जाता है बेटा एब्सोल्यूट जीरो। इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। जीरो। ठीक है। और केल्विन स्केल की जो शुरुआत होती है ना, वो -273 से ही होती है। यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना, वो केल्विन में 0 केल्विन के बराबर होता है। यानी कि अगर -272 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो वो केल्विन स्केल में 1 केल्विन होगा। आई बात समझ में? यानी कि केल्विन जी स्केल सर। यहां से शुरू होता है। क्लियर? ये फिनोमेना समझ में आया? एब्सोल्यूट जीरो समझ में आया? जी जी सर। सर। और केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर नोट होता है, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों कहते हैं? इस एब्सोल्यूट जीरो की वजह से कहते हैं, क्योंकि इस पॉइंट को हमने नाम दिया एब्सोल्यूट जीरो का। तो इस पॉइंट से जो टेम्परेचर स्केल स्टार्ट होता है, उस टेम्परेचर स्केल को हमने नाम दे दिया एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। आ गई बात समझ में? जी सर। अब एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, 2 फॉर्मूला से याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में बड़ा काम आते हैं। अगर सेंटीग्रेड टेम्परेचर को केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्ट करना हो तो उसमें प्लस कर देते हैं 273 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। देख रहे हो ना, -273 किसके बराबर है? 0 केल्विन के। तो जो भी सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है उसमें 273 प्लस कर दोगे तो केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर सेंटीग्रेड टेम्परेचर निकालना हो और केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ हो तो केल्विन टेम्परेचर में माइनस कर दो 273, तो आपके पास सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ जाता है। बात समझ में आई बेटा? जी सर। कोई सवाल या सर। कंफ्यूजन? नो सर। सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लीजिए सर। अच्छा, अब मैंने बॉयज लॉ में आपको लिमिटेशन पढ़ाई थी, लिमिटेशन ऑफ बॉयज लॉ। तो मुझे जरा बताइएगा कि चार्ल्स लॉ की क्या लिमिटेशन हो सकती है? जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे सवाल है। मैंने उस वक्त बताते हुए कहा भी था कि ये लिमिटेशन हर लॉ पर अप्लाई होती है। क्या लिमिटेशन होगी चार्ल्स लॉ? सर लिमिटेशन होगी कि एप्लीकेबल ओनली एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर और नॉट एप्लीकेबल एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लिमिटेशन ये है कि सर ये एप्लीकेबल होता है, यानी कि ये लॉ अप्लाई होगा एप्लीकेबल ऑन हाई टेम्परेचर एंड लो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। टेम्परेचर हाई हो, प्रेशर लो हो। और ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। क्यों नहीं होता एप्लीकेबल? अब इसकी वजह मैंने वहां पे भी बताई थी, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। देखो ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है। अब मैं गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जी बेटा, तो हमारी बात ये कर रहे थे हम, ये बात हो रही थी हमारी कि ये जो हाई प्रेशर पर ये लॉ नॉट एप्लीकेबल क्यों है? Why it is not applicable at high pressure and low temperature? देखो पिस्टन है, मैं इसके पिस्टन के ऊपर प्रेशर बढ़ाता जाऊँ, बहुत ज्यादा बढ़ाता जाऊँ, आहिस्ता आहिस्ता पिस्टन नीचे आता जाएगा। जब ये पिस्टन नीचे आता जाएगा तो ये मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे के साथ कंजस्टेड होने लगेंगे, बिल्कुल चिपकने लगेंगे। देखो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होती नहीं है, और मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहना चाहते हैं। ठीक है, जी बेटा, गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होती नहीं है, लेकिन जब मैं इनको पिस्टन से जबरदस्ती दबाकर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब करीब ले आऊंगा, बहुत जबरदस्ती करके, इससे क्या होगा? मॉलिक्यूल्स तो एक दूसरे के करीब आ गए। अब एक बात ये हम जानते हैं कि गैस की प्रॉपर्टी होती है मॉलिक्यूल्स का दूर रहना, मॉलिक्यूल्स का करीब रहना गैस की प्रॉपर्टी नहीं होती। मैं करीब ले आया तो मैं नेचर के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ ना, कुदरत के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ। जब कुदरत के अगेंस्ट काम करूंगा तो क्या वो पॉसिबल होगा?
जवाब होगा नहीं। दूसरा, हाई प्रेशर लगा रहा हूँ, हाई प्रेशर लगने की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे। हम ये बात जानते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस के मुकाबले में एक दूसरे के ज्यादा करीब होंगे। जब आप मॉलिक्यूल्स को करीब करीब ला रहे हो तो आप इस गैस को लिक्विड बनने पे मजबूर नहीं कर रहे हो। क्या ख्याल है? जी सर। सही है ना? ये वजह है हाई प्रेशर पर ये लॉ एप्लीकेबल ना ये होता है ना बॉयल्स होता है। अब आ जाओ लो टेम्परेचर की कहानी पर। लो टेम्परेचर में तो अभी हमने देखा है कि हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर लो कर देते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे टेम्परेचर हम माइनस जो है वो 273 तक ले जाते हैं, तो थ्योरेटिकली इस टेम्परेचर पे तो वॉल्यूम जीरो होता है, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली नहीं होता। और इस टेम्परेचर को अभी तक हम अचीव भी नहीं कर पाए, यानी कि इतना ठंडा हम किसी चीज को नहीं कर सकते। थ्योरेटिकली जीरो हो रहा है, तो अगर हम मिसाल के तौर पे ठंडा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि ये मैटर ही नहीं रहेगा। मिसाल के मतलब इस कंडीशन को अगर देख ले तो ये मैटर ही नहीं रहेगा। जब मैटर ही नहीं रहेगा तो लॉ कहाँ से एप्लीकेबल होगा? लॉ तो एप्लीकेबल ही मैटर पर है। तो कौन सा मैटर? गैस मैटर। क्या ख्याल है? बात समझ में आ गई? जी सर, सही कह रहे हैं जी। Yes. ठीक है। जी तो यस सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? ठीक है बेटा, तो बाकी बात इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।